ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपना कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब जो चालू करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज़। हमने क्या देखा था कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, दो तरीके का है, एक रूरल साइड और एक अर्बन साइड। ठीक, हमने ये वाला पूरा समझ लिया कि रूरल साइड कैसे काम करता है। ठीक, अब अर्बन साइड समझ में आना है। अगर रूरल साइड का समझ में आ गया तो इसका लगभग 50% आपको समझ में आ गया, थोड़ा ही चेंजेस हैं। इसीलिए ये वाला पूरा पढ़ लियो, रूरल साइड वाला ये कंप्लीट है, क्योंकि ये समझ में आ गया तो फिर ये बताया ना कि बस 50% और पढ़ना है, बाकी ये तो हो ही गया, समझो। क्लियर है? ठीक, तो अब देखते हैं अपन कि भाई अर्बन साइड क्या है। मतलब अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करेंगे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पीआरआई कौन से पार्ट में था? ये था पार्ट 9। ठीक, तो ये किस में होगा? अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज और म्यूनसिपैलिटीज में फ़र्क समझ लो पहले। अर्बन लोकल बॉडीज एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर एक छोटा सा टर्म है म्यूनसिपैलिटीज। समझा गया? ठीक, म्यूनसिपैलिटीज के अलावा भी बहुत सारी बॉडीज होती हैं। ठीक, अभी देखेंगे लगभग 8-9 तरीके की बॉडीज हैं ये। लेकिन हम जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं ना, मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको है? तो ये म्यूनसिपैलिटी वाले को, इनको नहीं है, ये याद रखना, इनको नहीं है, इसको है। तो हम अभी ये समझेंगे कि भाई ये कैसे काम करता है, फिर बाद में हम इन सब पे आएंगे। क्लियर है? थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना। अर्बन लोकल बॉडीज ब्रॉड टर्म होता है जिसमें सब कुछ आ जाती है, लेकिन चैप्टर का नाम अर्बन लोकल बॉडीज नहीं है, चैप्टर का नाम है तुम्हारा म्यूनसिपैलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? म्यूनसिपैलिटीज, पहले ये समझना है हम। ठीक, म्यूनसिपैलिटीज के अलावा बहुत सी बॉडीज होती हैं, वो भी देखेंगे हम, पर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, बस ये बात अपने दिमाग में रख लो। ठीक है, समझ में आ गई? क्या पहला पॉइंट बोला मैंने? तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे समझो, हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9A। क्लियर? पार्ट 9A पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 9A कहाँ से आया है? ये आया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। किस चीज़ से डील करता है ये म्यूनसिपैलिटीज। इसका पूरा अरेंजमेंट समझना है, जो कि क्या है? एक तरीके की अर्बन लोकल बॉडीज है। समझ में आ रहा है? ये अर्बन लोकल बॉडीज है। ठीक है, ये चीज़ हमको समझना है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद पहले म्यूनसिपैलिटी समझेंगे, फिर म्यूनसिपैलिटी के अलावा अदर बॉडीज जो भी हैं वो समझेंगे, तो हमका हमारा पूरा अर्बन लोकल बॉडीज का चैप्टर हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि यार 2-2.5-3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए आप बार बार क्विक रिवीजन करते रहना तो समझ में आ जाएगा। पहली बात हम समझते हैं कि भाई एक तरफ था पीआरआई पंचायती राज हमने पढ़ा है, और एक तरफ मैं अभी बात कर रहा हूँ म्यूनसिपैलिटीज़ की। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? समझ में आ गया? मतलब एक तरफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल, एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो पहला फ़र्क तो ये है कि यहाँ हमने पढ़ा था ये हायरार्किकल होता है। समझ में आ गया? हायरार्की होती है, इसमें क्या होता है? हायरार्की होती है। क्लियर? इसमें हायरार्की नहीं होती, सब अलग अलग होते हैं। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई ये क्या है? ये 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आ गया? या फिर मैं इसको बोलूँ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इसमें हायरार्की नहीं है। समझ में आ गया? ये सेपरेट है, तीनों एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, ये देखो। समझ में आ गया? क्लियर? एक बिग सिटीज के लिए होगा, बिग सिटीज के लिए, स्मॉल सिटीज के लिए, और कुछ टाउन्स के लिए। समझ में आ गया? टाउन्स मतलब कि भाई ना, इसमें क्या है कि थोड़ा सा जो ट्रांजिशन फेज में होते हैं ना, जो अभी तक पूरी तरह शहर भी नहीं बने और पूरी तरह गांव भी नहीं है, उनको हम क्या बोल देते हैं? टाउन्स। तो टाउन्स,
स्मॉल सिटीज और ये है बिग सिटीज। क्लियर? ये अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर देखो एक के अंदर एक हायरार्की होती है, इसीलिए मैं लेवल्स बोल रहा हूँ, टीयर्स बोल रहा हूँ, यहाँ पर टाइप्स बोल रहा हूँ। कीवर्ड याद रखना, ये 3 तरीके के हैं। टाइप्स जब हम बात करते हैं तो अलग अलग चीजें होती हैं। टीयर्स जब बात करते हैं एक लेवल में बात करते हैं, है ना, एक लेवल मतलब एक हायरार्की में बात करते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक, ये दोनों में डिफरेंस है। पहली बात तो ये दिमाग में रख लेना आपने। ठीक है भाई, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर हम टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, और ये जो 3 की बात क्यों कर रहे हैं हम अभी? आप अभी तो बोले कि सही बहुत सारे अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, बट हमारे जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है ना, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो इन तीनों के बात करता है। टॉक्स अबाउट 3, ये जो ऊपर लिखे हैं ना, एक को बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक को बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक, और इसको बोलते हैं नगर पंचायत। क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बताओ, क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? मिटाऊं? अब देखो, हम ये किसकी बात कर रहे हैं? ये म्यूनिसिपैलिटीज कहाँ मिलेगी आपको? ये म्यूनिसिपैलिटीज कहाँ मिलती हैं हमको? तो म्यूनिसिपैलिटीज हमको मिलेंगी अर्बन एरियाज में। समझ में आ गया? अर्बन एरियाज। अब क्वेश्चन फंस गया कि भाई अर्बन एरियाज हम किसको बोलते हैं, इसका किसको बोलेंगे ये? तो इसके लिए बोला गया कि अर्बन एरियाज वो होगा जो कि डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, डिक्लेयर्ड बाई गवर्नमेंट। वो भी कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? और यूटीज के लिए तो फिर वो कर देती है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, बट अभी तो हम स्टेट गवर्नमेंट ज्यादातर ये सारा डिक्लेयर करेगी। पैरामीटर्स होते हैं क्या कुछ? हाँ, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इसके आधार पर अगर ये फीचर्स पाए गए तो हम उसको अर्बन एरियाज डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर डिक्लेरेशन एज अर्बन एरियाज, उसके लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि भाई उस एरिया की पॉपुलेशन जो है ना वो 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। पहली बात, 5,000 प्लस हो। दूसरा, उस एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या कि भाई एक इस एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। मान लो देखो, एक बड़ा एरिया है ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसमें भी उतने ही लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। समझ में? और इसमें भी 100 लोग रह रहे हैं। समझ में? ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, ये 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। समझ में? लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है? यहाँ पर ज़्यादा है। कितनी? 100 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 100 पीपल भी हैं, 100 पीपल पर 2 किलोमीटर स्क्वायर में। मतलब कितने पीपल हो जाएंगे? 50 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। तो भाई इसका डेंसिटी कम हो गया ना। मतलब कितने लोग उस एरिया के अंदर रहते हैं? 1 किलोमीटर का एरिया ले लो, 1 किलोमीटर लेंथ ले लो और 1 किलोमीटर का ब्रेथ ले लो। अब इसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं? समझा क्या? उसको हम निकालते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बताया मैंने? एक पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 5,000 प्लस होनी चाहिए। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? ये वो बोला था कि मैंने 400 पर्सन या फिर 400 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर की में। ठीक, ये होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया क्या बताया मैंने? थर्ड क्राइटेरिया ये बताया कि भाई उस एरिया में जितने भी मेल पॉपुलेशन है, समझा क्या, मेल पॉपुलेशन, ठीक है, वो एंगेज होनी चाहिए काहे में? एंगेज हो नॉन फार्म एक्टिविटीज में। नॉन फार्म एक्टिविटीज, फार्म एक्टिविटीज मतलब क्या होता है कि भाई वो काहे में एंगेज हो? कितनी परसेंट पॉपुलेशन? 70% प्लस पॉपुलेशन एंगेज हो नॉन फार्म एक्टिविटीज में। मतलब क्या? नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। नॉन एग्री एक्टिविटीज मतलब वो सर्विस में हो सकती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में हो सकती है, इंडस्ट्रीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग में बोल सकते हो आप। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर इतनी क्राइटेरिया ये फुलफिल करते हैं, 1 2 3 जो मैंने बताया, तो हम उसको इन ये पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को लेकर के हम क्या कर देते हैं? उनको
अर्बन एरियाज डिक्लेयर कर देते हैं। समझा क्या? अब इसमें भी कुछ बहुत बड़े अर्बन एरियाज होते हैं, बिग अर्बन सिटीज, समझा क्या? और कुछ होते हैं स्मॉल अर्बन सिटीज। ठीक, समझा क्या ना? जैसे कि मान लो एक भोपाल है, ये उतना बड़ा नहीं है, समझा क्या? लेकिन ये तो बहुत बड़ा है ना। ये बिग एरियाज, बिग अर्बन सिटीज, स्मॉल अर्बन सिटीज, इसमें क्या है, लाखों में पॉपुलेशन, इसमें करोड़ों में पॉपुलेशन है। समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? क्या बोला मैं? तो ये पैरामीटर्स को लेकर के कौन डिक्लेयर करता है? ये डिक्लेयर कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। क्लियर है ये बात? बताओ सब। कौन सा वाला? ये देखो देखो, अर्बन एरियाज पहले कौन डिक्लेयर करता है? तो पहले ये दिमाग में रखो कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, मतलब कोई ना कोई गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है अर्बन एरियाज। अब किस एरिया को अर्बन एरियाज डिक्लेयर करोगे तुम, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स क्या है? पहला पैरामीटर, वो उस एरिया में 5,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हों, उस एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो 400 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लो, उसमें 400 से ज़्यादा लोग अगर रह रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे कि वो भी अर्बन एरियाज की कैटेगरी में बैठता है। वहाँ की 75% पॉपुलेशन जो होगी वो एग्रीकल्चर में नहीं होनी चाहिए, किसी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हो, जैसे कि सर्विस सेक्टर में हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में हो। अगर ये पैरामीटर्स फुलफिल करती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? अर्बन एरियाज हो गए वो। समझ में आ गया? अब वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं साइज में, बहुत छोटे भी हो सकते हैं साइज में। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, ये अर्बन एरियाज जो हैं, ये अर्बन एरियाज, अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अर्बन लोकल बॉडीज ये बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं। डाइवर्सिफाइड है मतलब, देखो, एक तो म्यूनसिपैलिटीज हो गई, म्यूनसिपैलिटीज वाला कैटेगरीज है, ठीक है? इनको मैं क्या बोल रहा हूँ? म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक, ये म्यूनसिपैलिटीज होगी। इसके अलावा बहुत सारी और भी होती हैं, ठीक है? जैसे कि अभी देखेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, ठीक, ठीक है? ये अलग अलग तरीके के, देखो, ये तीन तो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो समझ जाओगे क्या है म्यूनसिपैलिटीज। ये तीन की बात तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में की है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पर ये जो चार तुमको दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, ये भी बाई स्टेट लॉ से आते हैं, स्टेट लॉज। समझ में आ गया? स्टेट लॉज मतलब ये यूनियन गवर्नमेंट का भी कंट्रोल हो सकता है इसमें, और स्टेट गवर्नमेंट का भी। देखेंगे, जैसे मान लो कभी सुना कैंट, जैसे आगरा कैंट एक एरिया है। कैंट मतलब क्या होता है? कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड मतलब वो एरिया जहां पर मिलिट्री आर्मीज का कंट्रोल होता है उस एरिया में। समझ में आ गया? तो उसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, उसको कौन कंट्रोल करती है? उसको कंट्रोल करती है डिफेंस मिनिस्ट्री। समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अर्बन लोकल बॉडीज डाइवर्सिफाइड है, बहुत तरीके की होती है, ठीक है? ये तीन तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट अलग लॉज से आती हैं अभी, अलग ये कुछ और होती है जो लॉज के थ्रू आती है। मतलब ये कैसी होती है? स्टैट्यूटरी होती है, ठीक? और कुछ नॉन स्टैट्यूटरीज भी हो सकती हैं, देखेंगे अभी एग्जांपल तो समझ जाओगे। लेकिन मेजॉरिटी कैसी होंगी? स्टैट्यूटरीज, मतलब बाय लॉ के थ्रू बनाई जाती है। अब उसमें कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट का भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स अभी देखेंगे काहे में, ठीक है? फिर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हो सकता है, जैसे कि कैंटोनमेंट बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी हो सकता है, जैसे कि होम अफेयर्स का कब होता है? जैसे मान लो यूनियन टेरिटरीज में कोई भी म्यूनसिपैलिटीज वगैरह काम कर रही है, तो फिर वो काहे की कंट्रोल में आ जाती है? यूनियन गवर्नमेंट की कंट्रोल में आती है। समझ में आ रहा है? तो इतना ये चीज समझ में आ गया कि भाई एक डाइवर्सिफाइड फॉर्म में होती है। बताओ। अब देखो नेक्स्ट, एक तो ये देख लिया, कंट्रोल समझ गए ना? कंट्रोल सेंट्रल का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन से तरीके की लोकल बॉडीज है। समझ में आ गया? अभी देखेंगे कौन कौन सी लोकल बॉडीज है, वो कौन कौन से मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है, तो क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है?
मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, इनका कंट्रोल कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे कंट्रोल्ड बाई कौन कौन सा, एक हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, एक हमने देखा यूनियन गवर्नमेंट, ठीक, ये हमने देखा। इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि हाउस अफेयर्स, हाउसिंग वाली, डिफेंस वाली, और एक क्या देखा, होम, ठीक, ये तो हमने देख लिया। अब फटाक से देखते हैं कि भाई इवोल्यूशन कैसा है, ठीक है, कैसे हमारे देश में ये इवोल्यूशन हुआ इसका, ठीक, इवोल्यूशन समझते हैं। भाई अगर हम बात करें कि ये कंसेप्ट जो है ना, ये वाला कंसेप्ट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ये आया था ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश एरा, समझ में आ गया, ब्रिटिश टाइम का कंसेप्ट है ये, ठीक है, ऐसा हमको पढ़ाया जाता है। बाकी अब आपको भी पता होगा, चोला अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई चोला अंपायर में भी सोचो लोकल गवर्नमेंट में कितना उन्होंने स्ट्रेस दिया था, कितना वो दिया गया, बट पता नहीं बुक्स में हमको ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है, बुक्स में भी यही पढ़ाया गया कि ब्रिटिश एरा का कंसेप्ट है, जबकि आप चोलास का पढ़ोगे ना, चोलास का पढ़ो, याद है आपको उसमें चोलास से भी पहले मौर्यास के समय में पाटलिपुत्र का गवर्नेंस मेगास्थनीज ने मेंशन किया था, है ना, मेगास्थनीज ने मेंशन किया था ना पाटलिपुत्र का, कि भाई वो उनके लिए कमिटी होती थी, ठीक, तो ये है तो बड़ा एंशिएंट कंसेप्ट है, हमारे यहाँ एंशिएंट समय से ही इसको, इस पर अर्बन गवर्नेंस पर फोकस किया जाता था, लोकल गवर्नेंस पर फोकस किया जाता था, बट फिर भी हमको ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि भाई ये कंसेप्ट कहाँ का है, लोकल, ये ब्रिटिश एरा का कंसेप्ट, ठीक है। बाकी आप तो याद रखो कि भाई मेगास्थनीज ने तो जिक्र किया था पाटलिपुत्र का, और चोलास के समय में उत्तर मेरियूर, ये एक इंस्क्रिप्शन है, एनसीईआरटी में दिया है कि भाई इसके थ्रू कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, समझ में आ गया। उसमें जो गिल्ड सिस्टम था, गिल्ड सिस्टम कहाँ होते थे, ये सब तो टाउन्स में होते थे, गिल्ड सिस्टम का गवर्नेंस समझाया है उसमें, बट फिर भी हमको तो यही पढ़ाया जा रहा है कि भाई ब्रिटिश का कंसेप्ट है, ठीक है। फिर भी देखते हैं जो बुक में दिया हुआ, ठीक। अब देखो, अब ये है एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया था सबसे पहला, देखो 3 प्रेसिडेंसीज है ना, 3 प्रेसिडेंसीज है, दिमाग में ऐसा याद रख लो, तो तीनों प्रेसिडेंसीज में वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना रहे थे, एक होता था मद्रास, एक होता था कैलकाटा, और एक था बॉम्बे, ठीक। तो सबसे पहले ऐसा देखा गया है कि भाई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर पावर भी कैप्चर नहीं किया था, मतलब अभी उनका बंगाल की, अभी जो बंगाल में भी स्टैब्लिश नहीं हुए थे, तभी उन्होंने एक छोटे से एरिया में इस पर काम किया था, मद्रास में उन्होंने बनाया था, मद्रास में काम किया था, बोलते हैं कि 1688 के आसपास उन्होंने बनाया था, यहाँ पर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई थी, ठीक। और वो कैसी थी, इसको बोला जाता है कि फर्स्ट इन इंडिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी ये, ठीक। फिर लेटर काम करते करते भाई समझ में आया, इनका जैसे जैसे एक्सपांसन होता गया, तो 1726 में पहले यहाँ तो बन चुकी थी, तो 1726 में इन दोनों में भी इनका देखने को मिला हमको कि भाई कैलकाटा में भी बनवाया था ब्रिटिशर्स ने फॉर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, और कैलकाटा में भी उन्होंने बनाया था, बॉम्बे में भी बनाया था, तो यहाँ पर भी मिल गई थी हमको, और यहाँ पर भी क्या बनाया था, तो वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही स्टैब्लिशमेंट किया था, ठीक है। बाद में आपने पढ़ा होगा मेयो, लॉर्ड मेयो थे, मेयो ने एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया था, ये जो लोकल बॉडीज होती है, ठीक है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया था इन्होंने, ताकि लोकल बॉडीज काम से कर पाए अच्छे से, फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनके लिए ये पहले देखा गया था कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था, तो वो ढंग से काम नहीं कर पाते थे, इसलिए जब मेयो, लॉर्ड मेयो जब बने थे आपके वाइसरॉय, तो उन्होंने ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन किया था फाइनेंशियल मैटर पर, किसको, जो लोकल बॉडीज होती थी उनको बहुत सारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी थी, ताकि वो बेटर तरीके से काम कर पाए। लेकिन एक जो सबसे बेस्ट काम किया था वो था लॉर्ड रिपर के समय में, लॉर्ड रिपन, इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, समझा गया। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया था, इनका जो रिजोल्यूशन था ना, वो ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता था, और इनफैक्ट बहुत कुछ इन्होंने किया था, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बहुत कुछ इन्होंने पावर दी थी उनको, ठीक है।
आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं भी पढ़ा है तो आप स्पेक्ट्रम में देखना, आपको इसके बारे में पूरा एक डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है लॉर्ड रिपन के। उसमें सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है कि लॉर्ड रिपन का रोल बताइए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, ये 1882 में एक रिजोल्यूशन पास किया था। ठीक, और इसी को हम क्या बोल देते हैं एट प्रेजेंट, जैसे मैग्ना कार्टा समझते हो ना, मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है, सुप्रीम इंपॉर्टेंस का जो डॉक्यूमेंट होता है जिससे जिसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है। क्लियर? किसको? ये जो 1882 का रिजोल्यूशन था किसने पास किया था, रिपन ने पास किया था। ठीक, क्लियर है? फिर बीच में और भी बहुत सारे काम किए गए थे लोगों के द्वारा, बट अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे इवोल्यूशन हुआ है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो भाई राजीव गांधी के समय में आ जाओ सीधा, बीच में कुछ हुए हैं बट उस पर आप एक बार रीड करोगे बुक तो समझ में आ जाएगा। राजीव गांधी जी के समय में एक बार 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया था, मतलब ये बिल था, ये बिल था। ठीक है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। इसने लोकसभा में तो पास हो गया था ये, बट ये क्या हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। जब ये पास नहीं हो पाया तो बिल लैप्स हो गया, फिर इस पर कुछ काम नहीं हो पाया, क्योंकि राजीव गांधी को भी लग रहा था कि लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा पावर देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, तो वो क्या करेंगे, मतलब ग्रोथ में जो एज अ इंजन काम कर सकते हैं वो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, तो इसलिए उन्होंने ये स्टेप लेना चाहा, बट उनसे भी ये सक्सेस नहीं हो पाया। बाद में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है, ठीक है ना, वो भी कुछ नहीं कर पाती। फिर फाइनली पीवी नरसिम्हा गवर्नमेंट आती है। ठीक, इन्हीं के समय में 73rd भी बिल पास किया जाता है, इन्हीं के समय भी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। समझ गया? ये भी इन्हीं के समय पास हुआ था, ये भी इन्हीं के समय पास हुआ। 1992 में इसको पास कर दिया जाता है। फाइनली इसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाता है। कब से इम्प्लीमेंट करा दिया जाता है? तो 1 जून 1993 यहां से इसको लागू करा दिया जाता है देश में। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा इवोल्यूशन के पीछे की कहानी थोड़ा सा आपने थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। इतना ये जो इवोल्यूशन का है इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो आ चुका है, तो अब इसमें देखते हैं कि इसने क्या किया। ठीक, तो अब देखें इसको, आगे बढ़े। बढ़े आगे। अब देखो इधर, मैं बात कर रहा हूँ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है। अब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ चुका है, तो इसने क्या किया? सबसे पहले इसने क्या कर दिया कि भाई इसने एडेड, क्या ऐड कर दिया, कहां पर ऐड कर दिया, इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या ऐड कर दिया? पहला पार्ट 9A ऐड किया, समझ में आ गया। प्लस इसके साथ आर्टिकल्स ऐड किए। आर्टिकल्स कहां से 243 P से लेकर के 243 ZG, समझ में आ गया, यहां तक ऐड कर दिया। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या था? उसका नाम, वहां पे द पंचायत है, यहाँ पे द म्यूनिसिपैलिटीज है, इस नाम से। और क्या चीज इसने ऐड किया? इसने एक चीज और ऐड की भाई, 12th शेड्यूल ऐड किया। 12th शेड्यूल ऐड किया। 12th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 12 सब्जेक्ट शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, और ये कहाँ पे लिखे? ये तो मेंशन लिस्ट तो शेड्यूल में है, आर्टिकल कौन सा डील करता है इससे? तो आर्टिकल याद रखो 243 का W। इसमें यह लिखा है कि 18 सब्जेक्ट होंगे। अब उस 18 सब्जेक्ट को देखना अगर, तो आप 12th शेड्यूल में चले जाओ। समझा क्या मतलब? इसने क्या किया, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया किसको? म्युनिसिपैलिटीज को, जो अभी तक चल रही थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का मतलब क्या है कि भाई इसको जस्टिसिएबल बना दिया कि नहीं, ठीक है ना। तो मेड इट जस्टिसिएबल पार्ट।
अब जस्टिसेबल का मतलब आपको पता है कि भाई अगर ये ढंग से काम नहीं कर पाता तो हम क्या कर सकते हैं, कैन मूव टू कोर्ट। ठीक। और एक चीज, जस्टिसेबल हो गया अगर कोई चीज, तो क्या वो स्टेट पर ऑब्लिगेशन डालता है? हाँ, मतलब क्या हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो गया ना अब स्टेट पर, कि भाई ऐसा तो करना ही पड़ेगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट, स्टेट के ऊपर क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन पड़ गया कि भाई अब आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप। समझा क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन कैसे, कि भाई आपको फॉलो करना पड़ेगा ये सारे प्रोविजन। वो भी कैसे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, मतलब इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। समझ में आ गया? ठीक, क्लियर है? ठीक, ऐसा करके ये क्या करना चाहते थे, ऐसा इनका एम क्या था, इनका एम था कि क्या करें, ये रिवाइटलाइज करें, किसको, रिवाइटलाइज के साथ उसको स्ट्रेंथन करें। किसको, किसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज को। ताकि क्या हो, म्यूनिसिपैलिटीज ताकि वो एक्ट करें, एक्ट्स एज अ यूनिट। कौन सा यूनिट, यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। समझ में गया? ये उनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, अब देखो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ म्यूनिसिपैलिटीज, ये एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है ना। उसमें 3 टर्म लिख रहा हूँ जो हमको अभी पढ़ना है। वो क्या है, पहला है जिसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर मैं बात कर रहा हूँ भाई म्युनिसिपल काउंसिल। फिर मैं बात कर रहा हूँ काहे की नगर पंचायत। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं भाई नगर निगम। ठीक है, ठीक, ये नगर निगम है। ये क्या है, ये नगर पालिका है। ठीक, और ये तो नगर पंचायत लिखा ही है। ठीक, अब बात करें अगर हम इसकी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ बनाया जाता है, ये बिग सिटीज के लिए होता है। ठीक, ये सिटीज के लिए होते हैं और ये टाउन्स के लिए होते हैं। टाउन्स माने क्या, टाउन्स मतलब क्या, कि भाई ये तो ना तो पूरी तरीके से सिटीज हैं, नीदर सिटीज, नीदर सिटी नॉर टाउन नॉर विलेज। ठीक, मतलब ये क्या है, ट्रांजिशन फेज में है, इन ट्रांजिशन फेज मतलब बदलने वाले हैं, गांव से सिटी की ओर बदल रहे हैं और बीच में कहीं पे फंसे हैं, इन ट्रांजिशन पीरियड है। समझ में आ गया? तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, टाउन्स। ठीक है, ये टाउन्स हैं, ये सिटीज हैं। अब ये बिग सिटीज हैं। अब देखो, ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई भोपाल में भी नगर निगम हो और मुंबई में भी नगर निगम हो। समझा? जबकि भोपाल की पॉपुलेशन कम है और वहां की ज्यादा है। तो ये जो ये वेरिएशन है ना, ये जो वेरिएशन है, कौन किसको सिटी समझ रहा है, किसको बिग सिटी समझ रहा है, ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। हो सकता है कि भाई दिल्ली जैसे 1 करोड़ में नगर निगम रखा है और हम 10 लाख में भी नगर निगम रख लिए, 5 लाख में भी नगर निगम रख लिए। बस ये जो सिटी की डेफिनेशन हमारे हिसाब से बदलती रहती है स्टेट टू स्टेट। समझ में आ गया? कई जगह 10 लाख में वो नगर निगम रखते हैं और कई जगह 1 लाख में नगर निगम मिल जाएगा तुमको। समझ में आ गया? वो तो स्टेट के ऊपर है कि भाई कैसा है, बट पॉपुलर अर्बन होना चाहिए, ये पहली क्राइटेरिया होती है। मतलब वो क्राइटेरिया तो फुलफिल करनी पड़ेगी जो पहले पढ़े हैं अपन। समझ में आ गया? क्लियर है? ये तीनों कौन से हैं, तीनों का जिक्र है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? यस, मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है ना। ये तीन अलग अलग है, देखो ये एक जगह नहीं होती कि भाई छोटे ऐसा काम नहीं करती, हायरार्किकली काम नहीं कर रही, ये सेपरेट काम करती है, समझ में आ गया। दे आर सेपरेट, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है सबका। ठीक, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ये पहला डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक, इतना थोड़ा सा दिमाग में अपने ये बात रखना। क्लियर। अच्छा एक इसको बताओ, ओके है ये, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वहां पर हमने पढ़ा था कि भाई 3 लेवल पर ये होती हैं, ये इंटरमीडिएट वाला जरूरी है क्या कि होगा ही होगा, जिसको बोलते थे ब्लॉक पंचायत, ये मैंडेटरी है क्या? एक जगह मैंडेटरी नहीं होता है, कहां पर समय जिसकी पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है ना, याद पढ़ा है ये कि नहीं पढ़ा है? जिसकी पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है ना, वहां पर ये एब्सेंट भी हो सकता है। ये बताया था मैं वहां पर कि नहीं बताया था? देखो एक बार, इसको कहीं पे लिख लो साइड में, ये बुक में दिया होगा कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत में। भाई ये वाला उन स्टेट्स के लिए, ये जिन स्टेट की पॉपुलेशन है, स्टेट पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है, 20 लाख से कम है, तो वहां पर ये वो हो सकता है। ठीक है, नहीं स्टेट 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 पॉपुलेशन, सिटी से तो कुछ लेना देना नहीं ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, गांव की, विलेज लेवल पंचायत की बात कर रहे हैं ना, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है सिटी से। समझ में आ गया सबको? ठीक है हाँ, मेरे हिसाब से सिक्किम हाँ वही वही सिक्किम हो गया, सिक्किम की पॉपुलेशन होगी 20, कम होगी कुछ, गोवा की भी, गोवा की ज्यादा है खैर, 20 लाख से तो ज्यादा ही होगी। वही समझ लो कि जो छोटे छोटे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, जहाँ की पॉपुलेशन कम है, जहां पर लोकसभा में राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ना कि भाई बहुत कम रहता है, कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन ही कम रहती है, ठीक है, तो वो नॉर्थ ईस्ट की ही बात कर रहे हैं समझ लो तुम। ठीक है, वो उनके लिए वैसे भी स्पेशल प्रोविजंस हैं, आगे देखेंगे 5th और 6th शेड्यूल, इसको अपन कल या परसों इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।